डियर स्टूडेंट, मैं अजय पंडित, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, गुढ़ा पब्लिक स्कूल, गुढ़ा गोड़जी, झुंझुनू, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा हम क्लास में हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि 8 नंबर का है। चैप्टर का नाम था पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य एवं विधियाँ। और इसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे और पादप प्रजनन की विधियां चल रही थी और पादप प्रजनन की हम तीसरी विधि के बारे में बात कर रहे थे। और तीसरी विधि जिसका नाम था प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुरय स्थापन। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सब पादप पुरय स्थापन होता क्या है। तो बेटा देखो, पादप पुरय स्थापन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पादप प्रजाति या किसी पौधे को उसके मूलावास या प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी नए आवास में रोपित करते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पादप पुरय स्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पादप पुरय स्थापन कहते हैं। ठीक है, पादप पुरय स्थापन किस पर आधारित होता है? देखो, पादप पुरय स्थापन आधारित होता है कि पादप में जितनी अनुकूलन पैदा करने की क्षमता होगी, पादप पुरय स्थापन उतना ही अधिक सफल होगा। ठीक है भाई, जो पादप जितना अडेप्टेशन पैदा कर लेगा नए एरिया में, इसका मतलब पादप पुरय स्थापन द्वारा वो उतना ही अधिक क्या होगा, विकसित होगा, ग्रोथ करेगा। बात कर रहे हैं हम बार बार एक नाम ले रहे थे, अनुकूलन। क्या मतलब हुआ इसका? सब अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि जब कोई पादप या कोई भी जीव जिसको हम किसी वातावरण में रखते हैं या नए क्षेत्र में ले जाते हैं और उस नए क्षेत्र में ले जाने पर वह उस वातावरण के साथ सामंजस्य या संतुलन उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, अनुकूलन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अडेप्टेशन या एक्लाइमेटाइजेशन कह देते हैं या अनुकूलन कह देते हैं। अब भाई नए क्षेत्र में हम किसी पादप को ले गए, पादप को नए क्षेत्र में ले जाकर हमने क्या किया, उसने देखा कि या उसमें बाह्य वातावरण के साथ अच्छी तरह से सामंजस्य पैदा हो गया, संतुलन पैदा हो गया, तो उसी को हम क्या कह देंगे, अनुकूलन। और इसी के द्वारा हम देखते हैं पादप पुरय स्थापन बहुत ज़्यादा सफल भी होगा। नेक्स्ट अगली बात आती है, ये तो हो गई परिभाषा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी पादप पुरय स्थापन कितने प्रकार का होता है। तो पादप पुरय स्थापन के प्रकार, बेटा जी पादप पुरय स्थापन को बांट देते हैं हम 2 भागों में। नंबर 1 प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन और नंबर 2 है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं साहब क्या, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन या प्राथमिक पादप पुरय स्थापन। इसका मतलब क्या होता है, मान लो हमने कई बार उदाहरण ले लेते हैं कि अमेरिका से हमने कोई बीज मंगाया और अमेरिका से जब हमने कोई बीज मंगाया उसको लाकर हमने सीधा रोपित कर दिया और रोपित करने पर हमने देखा कि उसमें आसानी से उसने नई जलवायु के साथ सामंजस्य पैदा कर लिया, अनुकूलन पैदा कर लिए और उसकी जो उत्पादकता थी वो भी पर्याप्त थी या सही थी। इसका मतलब हमने क्या किया कि बाहर से कोई बीज मंगाया, बिना किसी परिवर्तन के उसको हमने रोपित किया और पर्याप्त मात्रा में उससे उत्पादकता भी प्राप्त हो गई। इसका मतलब ये क्या कहलाया, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन या प्राथमिक पादप पुरय स्थापन। सेकेंडरी, वही बात कर लेते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा साहब, हमने क्या किया, किसी विदेश या कहीं से भी या मान लो अमेरिका से नया बीज मंगाया, अब उस बीज को हमने क्या किया, अपने इंडिया में लाए, रोपित किया। हमने देखा कि वो यहाँ की जलवायु या नई जलवायु के साथ सामंजस्य पैदा नहीं कर पा रहा है, संतुलन पैदा नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि उसको यहाँ की देसी किस्म के साथ संकरण कराते हैं उसका, और संकरण करा के एक नई संकरित प्रजाति प्राप्त की जाती है, तब हम उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसका मतलब हमने क्या किया कि बाहर से किसी प्राकृतिक या मूलावास से कोई बीज मंगाया नए एरिया में और उस नए एरिया में हमने उसकी आनुवंशिकता में परिवर्तन करके उसको उपयोग में लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक पादप पुरय स्थापन कहते हैं। यानी द्वितीयक पादप पुरय स्थापन की स्थिति में डायरेक्ट हम उससे सही उत्पादकता नहीं ले सकते, बल्कि हमें उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करके उससे हम उसकी उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार हो गए पादप पुरय स्थापन।
आगे बात करेंगे कि पादप पुरय स्थापन की विधि, और पादप पुरय स्थापन की विधि के अंतर्गत हम कई चरण काम में लेते हैं। देखो, पादप पुरय स्थापन की विधि के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले फर्स्ट विधि है प्रोक्योरमेंट या अर्जन। ठीक है, अब प्रोक्योरमेंट या अर्जन होता क्या है, हमें वांछित लक्षणों युक्त कोई फसल प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हम जो लक्षण चाहते हैं वो फसल कहाँ है, और उस फसल को देखकर क्या करेंगे अपन, उसके बीज जनन द्रव्य के रूप में कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। ठीक है ना, इसी को हमने क्या किया, अर्जन या प्रोक्योरमेंट कह देते हैं। ठीक है ना, यानी वांछित लक्षणों युक्त किसी फसल या पादप प्रजाति का जनन द्रव्य एकत्रित करना ही क्या कहलाता है, अर्जन कहलाता है। नेक्स्ट, संगरोध या क्वारंटाइन। देखो, क्वारंटाइन सुन रहे होगे, आजकल कोरोना का बड़ा नाम चल रहा है, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं फला आदमी आया, उनको क्वारंटाइन कर दिया। मतलब क्या हुआ, बाहर से कोई बंदा आ रहा है, सबसे पहले उसको हम एकदम सेफ अलग जगह पर रखते हैं, देखते हैं कि उसके साथ कोई भी बैक्टीरिया वायरस है कि नहीं। सेम वही सिस्टम होता है कि जब हमने बाहर से कोई बीज मंगाया तो उस बीज के साथ कोई खरपतवार हो सकता है, उस बीज के साथ कोई हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस भी हो सकता है, या फंगस भी हो सकते हैं, जो उस पादप में क्या फैला सकते हैं, रोग पैदा कर सकते हैं, या उस रोग की एंट्री हमारी कंट्री में हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले क्या कि जो बीज मंगाया गया है उसको हम सब एयरपोर्ट पर ही सबसे पहले उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि उसके साथ कोई खरपतवार तो नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक कोई रोगजनक तो नहीं है, और रोगजनक नहीं है इसका मतलब जब ये वेरीफाई हो जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक अन्य कोई पदार्थ नहीं है, तो उस बीज को हम क्या करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं, और तब जाके वो हमारे देश में लाया जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब बाहर से आने वाले किसी भी पादप प्रजाति को किसी भी प्रकार के रोगजनक से मुक्त करना ही क्या कहलाता है, संगरोध कहलाता है। बात करते हैं कैटलॉगिंग। बेटा, सूचीबद्धन क्या होता है, सूचीबद्धन का मतलब देखो कि हमने पादप पुरय स्थापन के अंतर्गत जो पादप प्रजाति या फसलें ली या मंगाई, उन मंगाई हुई फसलों का हम क्या करते हैं, या जो भी उनके विशेष वेद या स्ट्रेन प्राप्त करते हैं या एंट्रीज प्राप्त करते हैं, और उनको हम क्या करते हैं, एक विशेष सीरियल नंबर देते हैं। और विशेष सीरियल नंबर, उदाहरण के लिए नंबर 1, हमने गेहूं की कोई प्रजाति कहीं बाहर से मंगवाई, उसका हमने क्या किया, सीरियल नंबर 1 दे दिया, उसका नाम लिखा। इसके बाद हम यहाँ पर इसके क्या, देखो इसकी ओरिजिन यानी इसकी उद्भव केंद्र कहाँ है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या है साहब, इसमें अडेप्टेशन, अनुकूलन क्षमता कैसी है, कम है, ज़्यादा है, मध्यम है, और इसके कैरेक्टर, इसकी उत्पादकता अच्छी है या इसके रोग प्रतिरोधकता अच्छी है, या जो भी है वो कैरेक्टर लिख दिया जाता है। इसका मतलब हमने क्या किया कि इस प्रकार से सीरियल नंबर देकर विभिन्न फसलों का उनका उद्भव केंद्र, अनुकूलन, लक्षण आदि क्या कर दिए जाते हैं, नोट किए जाते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सूचीबद्धन, जिससे हमें पता रहता है कि किसी फसल में क्या लक्षण है, उनकी अनुकूलन क्षमता किस प्रकार की है, उनका उद्भव केंद्र यानी उस फसल को हमने कहाँ से मंगाया था। ठीक है ना, ये हो गया तीसरा कैटलॉगिंग। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखो चौथी जो विधि है, प्रोसीजर, अगला जो स्टेप है वो है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। देखो हमने पादप पुरय स्थापन द्वारा कोई बीज मंगाया, क्वारंटाइन भी कर दिया, क्वारंटाइन करके उसको सूचीबद्ध किया, और सूचीबद्ध करने के बाद हम क्या करते हैं साहब, जब उसके सारे के ये लक्षण होते हैं, ये इसका उद्भव केंद्र है, फिर हम उसका मूल्यांकन कि जिन लक्षणों के लिए हमने उसे मंगाया, माना हमने यहाँ गेहूं की ये फसल मंगाई थी और हमने देखा इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, हम पहले उसका मूल्यांकन ही तो करेंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि उसको डायरेक्ट हम मार्केट में लॉन्च कर दें, पहले मूल्यांकन करते हैं कि क्या इसकी उत्पादकता बहुत अच्छी है जिसके लिए हमें इसे मंगाया, हमने इसको मंगाया। ठीक है, हमने देखा मूल्यांकन करने पर पता चला कि जिन लक्षणों के लिए
हम इसको लेके आए थे वो लक्षण इसमें उपस्थित हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया जिन लक्षणों के लिए हमने ये फसल। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब गुणन। ठीक है, गुणन का मतलब क्या हुआ भाई, बाहर से हमने कोई बीज मंगाया, इतना बीज नहीं है कि जिसको हम बहुत बड़े एरिया में किसानों तक पहुंचा सकें, बल्कि हमने क्या किया, कुछ बीज मंगाया, उस बीज को हम क्या करते हैं साहब, विशेष प्रयोगशालाओं में उगाते हैं और उगाने के बाद उसके नए या अधिक मात्रा में क्या किया, बीज, इसको हम क्या बोल देंगे, गुणन। यानी मंगाए हुए बीज को बढ़ाना या उसकी अधिक मात्रा प्राप्त करना क्या कहलाता है, गुणन। गुणन के बाद एक बार हम फिर इसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं कि हमने जिन लक्षणों के लिए इसको मंगाया क्या इसमें ये लक्षण हैं, और जैसे ही हमें पता चलता है कि साहब वो लक्षण हमने जो नई प्रजाति प्राप्त की इसमें बाकायदा पैदा हो रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, वितरण। यानी जो NVPGR है उसके थ्रू जो न्यू दिल्ली में विशेष ब्रांच है, इसके अंदर क्या हुआ कि इसको कोई नाम दिया जाएगा उस किस्म को, और उस किस्म को कोई नाम देकर उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, किसानों तक क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से पादप पुनर्स्थापन की कितनी विधि, नंबर 1 अर्जन, नंबर 2 संगरोध, नंबर 3 सूचीबद्धन, नंबर 4 मूल्यांकन, नंबर 5 गुणन एवं वितरण। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं बेटा, क्या प्लांट इंट्रोडक्शन से हमें कोई फायदे हैं या कुछ। तो देखो इससे हमें क्या होता है, बहुत फायदे हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं साहब नंबर 1, एडवांटेज नंबर 1 की बात करें तो ध्यान रखना कि पादप पुनर्स्थापन द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, नई किस्म प्राप्त कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है, यानी फर्स्ट जो एडवांटेज है या लक्षण है वो क्या है कि हम कोई भी नई किस्म प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड नंबर अपन बात करते हैं, देखो कि पादप पुनर्स्थापन द्वारा क्या होता है साहब, सेकंड नंबर देखो कि पादप पुनर्स्थापन द्वारा बिना चयन और बिना संकरण के हम क्या कर सकते हैं, नई किस्म प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब देखो चयन करने में टाइम वेस्ट होता है, भाई सिलेक्शन करते हैं, वर्ण करते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, संकरण कराया उसमें भी टाइम लगता है। हमने पादप पुनर्स्थापन द्वारा क्या किया, ना तो चयन किया ना ही संकरण किया। अब जब चयन भी नहीं कराया, संकरण भी नहीं कराया और डायरेक्ट नई किस्म प्राप्त की, इसका मतलब हमें क्या फायदा हुआ साहब, हमारा श्रम बचा, हमारा समय बचा और हमारा क्या बच गया, पैसा भी बच गया। ठीक है, फायदे ही फायदे हैं। आगे चलो नेक्स्ट। अब देखो अपन क्या करते हैं कि पादप पुनर्स्थापन द्वारा हम क्या करेंगे कि किसी, भाई ये एक स्थान था, मान लो हम मान लेते हैं हमने क्या है, श्रीलंका, यहाँ कोई पादप प्रजाति थी या कोई फसल थी। ठीक है, अब इस फसल के यहाँ पर कोई विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पैथोजन पाए जाते हैं साहब, रोगजनक पाए जाते हैं। अब हमने इसको यहाँ से इस फसल को ले गए, हम कहाँ ले गए साहब, भारत। अब भारत में क्या हुआ, ये पैथोजन भारत में एब्सेंट है। इसका मतलब ये फसल जो इन पैथोजन या रोग कारकों की वजह से श्रीलंका में सही तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही थी, जब इसको हम भारत में ले जाके उगाया तो यहाँ इसके लिए कीट थे, एब्सेंट थे, यहाँ इसके लिए जो रोगजनक थे एब्सेंट थे। इसका मतलब यहाँ प्रोडक्टिविटी अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात देखो, अगला लक्षण देखते हैं हम क्या, कि पादप पुनर्स्थापन द्वारा, भाई पादप पुनर्स्थापन द्वारा क्या करेंगे हम, कि वैज्ञानिक जो होते हैं ना वो पादप पुनर्स्थापन के द्वारा अपने रिसर्च के लिए, यानी हम बात करें साहब क्या, रिसर्च की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च होता है ना, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम क्या कर सकते हैं, नई फसल प्राप्त कर सकते हैं पादप पुनर्स्थापन द्वारा। क्यों, बाहर से हम कोई फसल मंगाते हैं, बाहर से फसल मंगाकर उस पर आसानी से क्या किया जा सकता है, रिसर्च की जा सकती है। तो ये क्या है, पादप पुनर्स्थापन के क्या हो गए साहब, लक्षण हो गए, एडवांटेज हो गए। ठीक है। अब बेटा ऐसा नहीं है कि
पादप पुनर्स्थापन के एडवांटेज ही एडवांटेज हों, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो चलो अपन बात कर लेते हैं आगे डिसएडवांटेज की। ठीक है, छोटा सा है, अभी 2 मिनट में समझा देते हैं तुम्हें कि डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिसएडवांटेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा जी, सबसे पहले देखो हम देखते हैं पादप पुनर्स्थापन में हम किसी बाहर से कोई पादप मंगाते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया कि हमने बाहर से कोई किस्म मंगाई, ये किस्म। ठीक है, और इस किस्म को जब हमने बाहर से मंगाया तो इसके साथ में क्या हुआ, क्वारंटाइन नहीं किया गया इसको सही तरीके से। क्वारंटाइन नहीं किया, क्या हो गया, इसके साथ कुछ खरपतवार आ गए। ठीक है ना, अब इसके साथ क्या हुआ साहब, कुछ खरपतवार आ गए। क्या हुआ, उन खरपतवारों ने हमारे यहाँ की जो देसी किस्में थी उनको भी क्या किया, नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक तो नुकसान क्या हो गया, खरपतवार का नुकसान हो जाता है। ठीक है ना, तो जैसे अपन बात कर लें, जैसे खरपतवार में है, ठीक है, गेहूंसा नामक खरपतवार। दूसरी बात देखो सेकंड, कई बार क्या होता है, जैसे श्रीलंका से हमने एक फसल मंगाई थी। ठीक है, और श्रीलंका से क्या विशेष कॉफ़ी की फसल, चाय कॉफ़ी जानते होगे। अब क्या हुआ साहब, इस फसल को जब हमने भारत में मंगाया ना तो इसको सही तरीके से क्वारंटाइन नहीं किया गया, तो पता चला साहब श्रीलंका से कॉफ़ी किट नामक एक फंगस यहाँ आ गया। अब उस फंगस ने क्या किया कि हमारे यहाँ आकर हमारे यहाँ की चाय और कॉफ़ी की फसलों को भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, संक्रमित करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब बाहर से हमने फसल मंगाई, अब बाहर से हम कोई भी फसल मंगाते हैं तो उसके साथ अनेक प्रकार के रोग जनक भी आ सकते हैं, जैसे श्रीलंका से कॉफ़ी किट हमारे इंडिया आ गया। ठीक है ना, थर्ड नंबर बात कर लेते हैं। देखो कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको हमने पादप पुनर्स्थापित किया या कुछ खरपतवार हो गए और वो यहाँ पर आकर क्या करते हैं साहब, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलकर वो क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव प्रकट करते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, जलकुंभी। बेटा जानते हो कि जलकुंभी हमारे भारत का पौधा नहीं है, विदेश से लाया हुआ था, इसका फूल ठीक होता है इसकी वजह से लेके आए। अब इसको यहाँ लाया गया, इसमें कायिक प्रवर्धन होता है और कायिक प्रवर्धन द्वारा इतना फैला कि इसको तुम्हें पता है बंगाल का आतंक भी कह देते हैं। क्यों, क्योंकि इसने जलाशयों को ढक दिया, इसके द्वारा जलाशय की मौत तक हो जाती है। इतनी मात्रा में वृद्धि होता है कि जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो जीव मर जाते हैं। ये किसी भी पाइप वगैरह या जल का आदान प्रदान करने वाली जो नालियाँ होती हैं उनमें इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो जल अवरोध पैदा कर देता है। इसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट की इसने। लास्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखो अगला इसमें क्या हुआ कि ये हो गया, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट करते हैं हमने क्या कि पादप पुनर्स्थापन से क्या होगा, कई बार कुछ नई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं या नई कोई डिजीज है या नए कोई कीट वगैरह हैं, वो भी हमारे क्या होता है सब कंट्री में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। या फिर कई बार क्या होता है कि पादप पुनर्स्थापन द्वारा लाई गई जो फसलें होती हैं या कुछ पादप होते हैं, उन पादपों के क्या हानिकारक लक्षण भी होते हैं। उदाहरण के लिए देखो, यूकेलिप्टस इंडिया का पौधा नहीं है, बाहर से लाया गया। और यूकेलिप्टस की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, ये हमारे पृथ्वी के अंदर जो जल भंडार हैं उन जल भंडारों के लिए हानिकारक प्रभाव प्रकट कर रहा है, यानी जल की कमी कर रहा है, जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। जल के या पृथ्वी के नीचे जो जल भंडार हैं उनकी लगातार क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। ठीक है, तो पादप पुनर्स्थापन के अंतर्गत ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक में नेक्स्ट बाद में पढ़ते हैं। थैंक यू।